मैं प्रीति तिवारी हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इशू ऑफ डिवेंचर, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों के लिए। इसमें देखते हैं कि डिवेंचर क्या होता है। तो देखिए, डिवेंचर जो है, सबसे पहले ये याद रखें कि डिवेंचर डिवे शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऋण लेना या ऋणी। ठीक है, अब ये लैटिन भाषा का शब्द है। किससे लिया गया है? यदि हम देखें तो DEBERA ये शब्द रहता है। ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है ऋणी। ठीक है, अब ये जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है। एक बात ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि डिवेंचर कहाँ से आया है। ओके, अब देखें इसकी डेफिनेशन वगैरह के लिए कि ये क्या है। अ डिवेंचर इज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है इशू एज पर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट्स टेकन फ्रॉम अ पब्लिक अंडर द सील ऑफ द कंपनी। कंपनी के सील के अंतर्गत इशू किया जाता है और एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। ये सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट होता है मतलब एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है किसका? ऋण का। और इस पे एक आपका पीरियड ऑफ लोन, मतलब कितने टाइम के लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस जब भी डिवेंचर्स इशू होते हैं तो इन पे एक रेट लिखी होती है, 12%, 11%, 15%। ये जो है ये इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताती हैं। डेट और ड्यूरेशन भी लिखा रहता है पेमेंट्स का। ज़्यादातर जो डिवेंचर्स पे पेमेंट होते हैं वो 6 मंथली होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इंटरेस्ट एंड द डेट ऑफ रीपेमेंट्स। अगर ये रिडेम्बेबल वाले डिवेंचर्स होते हैं तो इनके रीपेमेंट्स के भी पूरे टर्म्स और कंडीशन मेंशन होती हैं। और प्रिंसिपल ऑफ सम, कितना लिया है वो भी रहता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जनरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इट्स मेंशन बिफोर द नेम। मतलब जब भी डिवेंचर लिखा जाता है, जैसे ये डिवेंचर लिखा है तो इस डिवेंचर के आगे उसकी एक रेट लिखी रहेगी और वही रेट पर उसका इंटरेस्ट होता है। वहीं से आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये कितने रेट वाला और कौन से टाइप का डिवेंचर है। ठीक है, सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होती हैं। फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 30 डिवेंचर्स इंक्लूड डिवेंचर्स, स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कंपनी। मतलब इसमें आपके स्टॉक भी आएंगे, बॉन्ड्स भी आएंगे जो डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स वाले। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर हम देखें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो डिवेंचर सबसे पहले एक आउटसाइडर लोन होता है। जो शेयर्स होते हैं, शेयर जो होते हैं वो कंपनी जो रखते हैं शेयर होल्डर्स, जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। लेकिन ये जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, ये जो सर्टिफिकेट रखने वाला व्यक्ति होता है उसको ऋण पत्रधारी बोला जाता है और वो एक आउटसाइडर की तरह होता है। लाइबिलिटी मतलब ऋणदाता की तरह कहलाता है। ठीक है, ये कभी भी डिवेंचर होल्डर रखने वाला मालिक नहीं होता है। रियल मालिक जो होता है वो शेयर होल्डर होता है। अब इसके बाद द कंपनी एक्नॉलेजमेंट द डेट्स टू द होल्डर ऑफ द डिवेंचर्स बाय इशू ऑफ द डिवेंचर्स सर्टिफिकेट। जब भी डिवेंचर्स इशू होते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। फिर है इसके बाद डिवेंचर्स आर जनरली सिक्योर बाय द फ्लोटिंग चार्ज, चल प्रवाह से। ज़्यादातर ऐसे होते हैं डिवेंचर्स जो किसी भी प्रकार की फ्लोटिंग चार्जेस, चल प्रवाह संपत्तियां जो होती हैं उनसे सिक्योर होते हैं। ठीक है, फिर ये एक्सटर्नल, अभी जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि ये एक्सटर्नल होते हैं, बाहरी लोग होते हैं। आंतरिक लोग जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। ये एक एक्सटर्नल बोरो, बाहरी उधार कहलाता है। ये कभी भी मालिक नहीं होते। ये जो चीज़ें हम बोलते हैं ना बेटा, वो क्या होता है, आपको वन वर्ड ऑब्जेक्टिव में इस टाइप की चीज़ें आती हैं कि डिवेंचर होल्डर कौन है। तो बाहरी व्यक्ति या आउटसाइडर इस टाइप के कहीं पे आपको भी दिखे तो ये होते हैं एक्सटर्नल, और अंशधारी जो होते हैं वो होते हैं इंटरनल। ओके, फिर इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि इसका नेचर क्या होता है। तो बस आप एक बात ध्यान रखो, बोरो उधार,
ठीक है, उधार देने वाले होते हैं, ये हमेशा बाहरी व्यक्ति होते हैं, उधार देने वाले होते हैं जो डिवेंचर्स रखता है। इनको बहुत कम चीज़ों पे वोटिंग के राइट्स होते हैं, वहीं पे राइट्स होते हैं जहां इनका हित होता है। बाकी जो अंशधारी होता है उसको हर जगह बोलने का अधिकार होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। सबसे पहले अगर हम देखें फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिडेम्बेबल और एक होता है इरिडेम्बेबल। रिडेम्बेबल वो होते हैं जो एक समय के पश्चात जिनका भुगतान हो जाता है। इनकी जब ये इशू होते हैं तभी इनके टर्म्स और कंडीशन में लिखा होता है कि ये 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद रिडेम्बेबल है, 15 साल बाद, है ना। तो जितना भी टाइम पीरियड लिखा है उतने टाइम बाद इनका रिडेम्पशन होगा, इनका भुगतान होगा। इरिडेम्बेबल वो होंगे जिनका कंपनी के जीवन काल में कभी भी भुगतान नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है आपका फ्रॉम नेगोटिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। नेगोटिएबिलिटी मतलब इनका जो नेगोशिएशन हो सकता है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी को ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके आधार पर एक होता है बेरर डिवेंचर और एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। बेरर डिवेंचर वो होता है जो जिसके पास है वो उसका मालिक है, जिसके पास है उसको उसके इंटरेस्ट का पे हो जाएगा, उसी को मिलेगा। मतलब वाहक, हिंदी में उसको वाहक बोलते हैं, जो रख रहा है वो उसका मालिक है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रजिस्टर्ड डिवेंचर की बात करें तो ये वो डिवेंचर्स होते हैं जो नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी के बुक्स में कि ये फलाने व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो इंटरेस्ट भी उसी को मिलेगा जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका फ्रॉम सीनियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एक होता है फर्स्ट डिवेंचर और दूसरा होता है सेकेंड डिवेंचर, ये तो सिंपल सा है। अब इसके बाद अगर हम देखें फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कितना आप सिक्योर करके चल रहे हो सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे तो सिक्योरिटी डिवेंचर्स वो होते हैं जो अपने पीछे किसी भी प्रकार के कोई भी असेट्स को सिक्योर कर रहे हैं। मतलब जब ये डिवेंचर इशू हुए तो इनसे जो चीज़ खरीदी गई थी वो इसके पीछे सिक्योरिटी में या अदर कुछ है, जैसे मशीनरी, कोई भी असेट्स को वो अपने पीछे सिक्योर में रख रहे हैं। ठीक है, और सिंपल वो जो अनसिक्योर है, जैसे मान लीजिए आपके बिल्डिंग है तो बिल्डिंग से अगर सिक्योर चल रहा है वो डिवेंचर तो वो कहलाएगा सिक्योर, क्योंकि जब भी कभी बिल्डिंग बिकेगी तो पहले अगर उसके पेमेंट, मान लो अपन देखें कि कंपनी समाप्त हो रही है तो समाप्ति के समय जब वो बिल्डिंग बिकती है तो उससे जो पैसा आएगा वो पहले किसको, इन डिवेंचर्स, क्योंकि इन्हें सिक्योर रखा था अपने आप को जब इशू हुए थे। ठीक है, ये तो हो गया सिक्योर डिवेंचर्स। इसके बाद है अनसिक्योर डिवेंचर। अनसिक्योर डिवेंचर्स वो है जो अपने आप को किसी भी प्रकार की कोई भी एसेट से, किसी भी प्रकार के कोई भी फ्लोटिंग चार्जेस से अपने आप को सिक्योर नहीं रख रहे हैं, तो वो होते हैं अनसिक्योर। ओके, फिर है फ्रॉम कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू। अब कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे डिवेंचर्स जो कुछ समय के बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जो कभी भी आपके शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, है ना। तो ये हो गया नॉन कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल, ये कुछ समय बाद उनमें टाइम पीरियड मेंशन रहता है। देखिए सारी टर्म्स और कंडीशन, जब कोई भी डिवेंचर्स इशू होता है तो उसकी पूरी टर्म्स कंडीशन उसके सर्टिफिकेट पे मेंशन रहती है कि वो कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, सिक्योर है, अनसिक्योर है, रिडेम्बेबल है, मतलब जितने भी ये पॉइंट आप सुन रहे हैं ये सब मेंशन होता है। ओके, फिर अगर हम डिफरेंस की बात करें कि शेयर्स में और डिवेंचर्स में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, अभी मैं आपको पढ़ाते जा रही थी और साथ साथ में कुछ चीज़ें बोलते भी चल रही थी। अब देखिए आप डिफरेंस में वही आएगा, ये कैपिटल होती है, इन्हें शेयर होल्डर्स बोला जाता है, ये मालिक होते हैं कंपनी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ये लोन है, डिवेंचर्स होल्डर्स बोलते हैं, ये क्रेडिटर्स होते हैं। ये लिखिए, देखिए ऑनर्स और क्रेडिटर्स। अब ऑनर और क्रेडिटर्स में क्या डिफरेंस होता है ये अपन को मालूम ही है, ये मालिक है, शेयर होल्डर्स क्या होंगे आपके एक्चुअल मालिक होंगे, ये आपके कौन है, क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, ऋणदाता। अगला डिफरेंस है डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट।
शेयर होल्डर्स को जो मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं। ठीक है, इनको जो मिलेगा लाभांश मिलेगा, लाभ होगा तो इनको लाभांश मिलता है। और डिवेंचर्स होल्डर इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है। ठीक, ब्याज अब चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इनको ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो इनको लाभांश मिलेगा, नहीं होगा प्रॉफिट तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, उस पर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो, इंटरेस्ट तो डिवेंचर्स होल्डर्स जो होंगे डिवेंचर पे, उनके आपको पे करना ही पड़ेगा। अगला 3rd नंबर का डिफरेंस अब हम देखें तो डिविडेंड इज पेड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट। अभी जो मैंने वहाँ पे आपको बात बोली थी, ये 3rd पॉइंट पे वो वही बोल रहे हैं कि डिविडेंड तभी पेड होता है, शेयर्स पे जो लाभांश है वो तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। और द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड एंड द मस्ट बी पेड टू कंपनी मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, इट इज द ओपिनियन ऑफ द कंपनी टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ द शेयर्स बाय बाइंग बैक ऑफ द ऑन शेयर्स। मतलब इनकी कंपनी के ऊपर है कि वो देती है कि नहीं देती है। और द अमाउंट ऑफ द डिवेंचर्स मस्ट बी रिटर्न अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। इशू के समय ही ये डिसाइड हो जाता है कि इनका जो पेमेंट होगा किस तरीके से रिटर्न होगा। अगला है, इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर। जब कभी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, समापन होगा, तो पहले जो होगा पेमेंट किसका होगा? डिवेंचर्स होल्डर्स का होगा। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी का समापन, है ना, तो पहले पेमेंट किसका होगा? डिवेंचर होल्डर्स का होगा। उसके बाद पैसा बच रहा है तो फिर जो है वो शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा, है ना। अनसिक्योर और सिक्योर शेयर्स इज ऑलवेज अनसिक्योर। ये किसी भी प्रकार के कोई भी फ्लोटिंग चार्जेस से अपने आप को, संपत्तियों से किसी भी प्रकार के अपने आप को सिक्योर नहीं रखते हैं। लेकिन डिवेंचर्स आर यूजुअली सिक्योर ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी, हेंस दे बेयर लिटिल रिस्क। इसलिए इनके पास रिस्क भी कम होती है क्योंकि अपने आप को सिक्योर रखते हैं किसी न किसी असेट्स फ्लोटिंग चार्जेस से। फिर है अंडर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट। सिर्फ स्वीट शेयर्स जो होते हैं वही आपके इशू हो सकते हैं, और ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं। जब मैंने आपको शेयर्स पढ़ाया था तब मैंने आपको अलग से ये वाला एक पॉइंट बताया था। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वीट शेयर्स क्या होते हैं, किसको? तो ये कर्मचारियों को, या कोई भी हमें बौद्धिक संपदा दे रहा है, या कोई हमें टेक्निकली कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, या हमारे डायरेक्टर्स हैं उनके लिए अलग से होते हैं। सिर्फ स्वीट शेयर्स जो होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, अदरवाइज जो शेयर्स हैं उनको डिस्काउंट पे इशू करना बंद करवा दिया गया है। किस सेक्शन के अंतर्गत? 53 के अंतर्गत। लेकिन जो डिवेंचर्स हैं उनको आप इशू कर सकते हो डिस्काउंट पे, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर वोटिंग राइट्स, शेयर जो होल्डर होते हैं उनको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने और वोट देने का अधिकार होता है ऑल मीटिंग्स में। इनको लिमिटेड जगहों पर बोलने का राइट होता है जहां पर इनके कोई हित की बात आती है। डिवेंचर्स होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को सिर्फ उस जगह पर बोलने का अधिकार होता है जहां पर उनके हितों से संबंधित बात है। हर जगह पे बोलने का राइट नहीं होगा डिवेंचर होल्डर को। लेकिन शेयर होल्डर, क्योंकि वो वास्तविक स्वामी है, मैं एक शब्द बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं पेपर में आती है और बच्चे उसको सही, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो वास्तविक स्वामी होते हैं और इनको ऑल मैटर्स पे बोलने का अधिकार होता है। लेकिन डिवेंचर होल्डर को सिर्फ लिमिटेड चीज़ों पे बोलने का अधिकार होता है। ओके, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक, ABC लिमिटेड इशू 12% 10,000 डिवेंचर्स ऑन 100 रुपीज़ ईच। प्राइस क्या है डिवेंचर की? 100 रुपीज़ है। फिर ये एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़ एंड द बैलेंस ऑफ द अलॉटमेंट।
अब देखो 100 का है और 30 रुपये एप्लीकेशन पे है, तो अलॉटमेंट कितने का हो जाएगा, 70 रुपीज़ का, क्योंकि 100 रुपीज़ ईच का है। 100 रुपये का है, 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मांगा, 100 में से आप 30 माइनस करोगे तो 70 रुपये जो आएगा वो एप्लीकेशन का आएगा। और इसने शेयर्स इशू किए, शेयर्स नहीं, डिवेंचर्स इशू किए थे 10,000। डिवेंचर्स कितने के इशू किए हैं, 10,000 के। और आई एप्लीकेशंस जो है वो कितने के हैं, 9,000 के। तो हमारा जो पूरा क्वेश्चन होगा वो 9,000 पे सॉल्व होगा, है ना। जब भी कभी ऐसा हो जाए कि हम इशू ज़्यादा कर रहे हैं डिवेंचर और हमारे पास जो एप्लीकेशन आ रही है वो डिवेंचर्स की कम की आ रही हैं, तो हम उतने पे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस आई। अब आप ये जैसे अपन फर्स्ट देखें कि पहला वाला अमाउंट कैसा आया, सेम जैसे शेयर्स में करते थे आप वैसी ही एंट्रीज होती हैं डिवेंचर्स की भी, लेकिन जहाँ शेयर कैपिटल आता था वहाँ पे आप डिवेंचर्स लिखते हैं, है ना। थोड़ा सा माइनर सा चेंज होता है। जैसे उसमें बैंक अकाउंट पहले डेबिट होता है, यहाँ पे भी आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा, सारी प्रोसेस वैसी ही रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 30 रुपीज़ है एप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करो, ये वाला अमाउंट बना। सेम 12% इसका नाम दिया हुआ है आपको रेट के साथ में, ये इनसे ही आइडेंटिफिकेशन होता है कि कौन सा वाला डिवेंचर है। ये देखो लिखा है 12% डिवेंचर, 12%, इसकी जो इंटरेस्ट रेट रहेगी वो 12% होगी। ये वाला अमाउंट भी आपको क्लियर हो गया। अब इस पैसे को जो एप्लीकेशन आई है कन्वर्ट किया हमने डिवेंचर में, तो यहाँ पे ये एंट्री बनी। लगभग आप लोगों को जैसे शेयर्स की थी सेम है, लेकिन शेयर की जगह पे डिवेंचर लिखना रहता है, वही नरेशन रहता है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद अब जो आपके 70 रुपीज़ बचे थे वो अलॉटमेंट में थे, 9,000 था, मल्टीप्लाई किया ये अमाउंट, वही अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू, पहले आप मांगोगे फिर आपको रिसीव्ड होगी, है ना। तो आपने मांगा, अब इसके बाद ये आपको रिसीव्ड हुआ, 70 रुपीज़ का अलॉटमेंट था, ये एंट्री होगी। ये एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया था मैंने, है ना, आपको समझ में आ गया होगा इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए, दिव्यांश लिमिटेड इशू 4,000 15% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, 100 रुपीज़ का ईच है, ये लिखा है प्रीमियम 10%। मतलब प्रीमियम जो जैसे आप शेयर्स में देखते थे ना, सेम यहाँ पे भी प्रीमियम की बात की गई है कि प्रीमियम 10 रुपया है, ठीक है। फिर आपको एक ही साथ पूरा पैसा मिल रहा है। अमाउंट रिसीव 4,110, तो अमाउंट ये बन गया। फिर प्रीमियम का अमाउंट 4,000 है, 10 रुपीज़ के हिसाब से ये 40,000। अब हम जनरल एंट्री देखते हैं कि इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले एक साथ लमसम पूरा अमाउंट मिल रहा है डिवेंचर्स पे, पहली एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15%, डिवेंचर का नाम जो हमको रेट दी हुई है वो कितनी दी है 15%, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गया। फिर 15% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट में वो पैसा आएगा जो आपका 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4,000 इंटू 100 में, ठीक है। और जो प्रीमियम है, जैसा प्रीमियम आपका शेयर कैपिटल में होता था CR, सेम यहाँ पे भी होगा। रूल्स और रेगुलेशन, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक प्रकार का प्रॉफिट होता है, इसलिए ये हमेशा CR ही होता है ना। तो ये आपका CR हो जाएगा और जो पैसे हैं वो 10 रुपये से मल्टीप्लाई होके ये वाला अमाउंट बन जाएगा। ये एक प्रीमियम वाला क्वेश्चन है। सिंपल सी एंट्रीज हैं जो आप वहाँ पे भी पढ़ रहे थे, सेम वैसे ही यहाँ पे भी होते जा रही हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है अशोक लिमिटेड टुक्स ओवर द असेट्स ऑफ मनीष लिमिटेड वैल्यू ऑफ 3 लाख रुपीज़ एंड द लाइबिलिटी 20,000। लाइबिलिटी जो है वो कितने की है, 20,000 की है। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, CR में आएंगी जब भी हम जनरल एंट्रीज देखते हैं, और असेट्स जो होती हैं वो DR आती हैं। फिर इसका कंसिडरेशन प्राइस बोला गया है 3,15,000। द परचेस कंसिडरेशन वॉज द पेड बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स। कितने परसेंट, 10% डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं।
100 रुपीज़ ईच और 5% प्रीमियम, 5 द जनरल। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देखो कहीं भी आपको ये नहीं बताया कि कितने डिवेंचर्स इशू हुए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कहीं भी मेंशन नहीं है। डिवेंचर्स का प्राइस है, डिवेंचर्स का परसेंटेज है कि 5% है डिवेंचर्स का प्राइस, लेकिन कितने डिवेंचर इशू हो रहे हैं ये नहीं बताया, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वापस से अपन देखते हैं, असेट्स हमको दी हैं, लाइबिलिटी हमको दी है, कंसिडरेशन जो हम परचेस कर रहे हैं वो 3 लाख रुपए दिया है, लेकिन कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं ये नहीं बताया, है ना। अब हम अपने जो क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई हम इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्किंग नोट में नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे पता चलेगा वो देखेंगे। परचेस ऑफ कंसिडरेशन आपको दिया है, 3 लाख रुपया बोला है ना, और 5% प्रीमियम पे बोला गया है। 3,15,000 जो है उसमें डिवाइड करो, आपका 100 रुपये जो है उसका 5%, क्योंकि आपको उसका प्राइस बताया गया है, इंटू 5/100, तो आपको 5 रुपये जो है वो प्रीमियम का मिल जाएगा, ये प्रीमियम का पैसा आया। तो 100 + 5 रुपये वो हो गए। 3,15,000 जो है उसमें आप डिवाइड कर दो इसका, तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो हैं वो पता चल गए। फेस वैल्यू 3,000 × 100 ये बन जाएगी। प्रीमियम का पैसा 5 रुपये जो अभी अपन ने यहाँ से निकाला है, इससे ये बनेगा, है ना। अब जनरल एंट्री में देखते हैं, तो देखिए असेट्स आपको दी थी 3 लाख की। गुडविल कैसे निकलेगी, तो ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, कैसे निकलेगा वो देखते हैं। पहले आप इसको रखोगे 3 लाख रुपया। लाइबिलिटी आपको क्वेश्चन में दी गई है, लाइबिलिटीज सीआर में आ गई। असेट्स उठाई अपन ने, क्वेश्चन में दिया है ये रखी। 3,15,000 ये हमने प्राइस जो है, ये हम जो पेमेंट कर रहे हैं, हम कितना दे रहे हैं उसको, 3,000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये बना। और इसको हमने क्वेश्चन में दिया था कि 5% प्रीमियम है, तो ये पैसा हमारा बन गया, ये हमने रखा। इन दोनों का टोटल किया, तो इन दोनों का टोटल आ रहा है 1,00,000। इसमें से असेट्स का जो अमाउंट है वो माइनस किया, तो जो 35,000 रुपया है ये काहे का पेमेंट हो रहा है, ये गुडविल का हो रहा है, ये बैलेंस में निकला हुआ, बैलेंस से निकला हुआ फिगर है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये जो गुडविल है, कभी गुडविल निकलती है, कभी कैपिटल रिजर्व निकलता है। जैसे लास्ट मैंने आपको शेयर कैपिटल वाला एक जो क्वेश्चन करवाया था, उसका भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपके सीआर तरफ पैसे कम, मतलब जब आप डेबिट का टोटल कर रहे थे और सीआर का माइनस कर रहे थे, तो सीआर में कम आ रहा था। अगर यहाँ पे कम आता सीआर साइड, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, और अगर ऊपर असेट्स में कम आता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये गुडविल है ना। ये बैलेंसिंग फिगर में निकला है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा, मनीष लिमिटेड को पेमेंट हो रहा है, कितने का हो रहा है, 3,15,000 का हो रहा है। किस में हो रहा है, तो आपको नाम बताया गया था ऊपर क्वेश्चन में, 10% डिवेंचर्स अकाउंट 3 लाख रुपया, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 15,000, और ये आपका नरेशन बना। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें गुडविल निकलती है और कैपिटल रिजर्व निकलता है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर डेबिट में निकले, बैलेंसिंग फिगर निकलता है, हम चीज़ों को पुटअप करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। जैसे असेट्स डीआर होती हैं, डीआर में रख दो, लाइबिलिटी सीआर होती है, सीआर में रख दो, कितना पेमेंट कंसिडरेशन बताया गया है वो रखें, और फिर इनको जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे टोटल करके माइनस करके बताया कि ये डेबिट में कम पड़ रहा है ना, तो डेबिट में कम पड़ रहा है मीन्स ये गुडविल है। और अगर यही चीज़ हमारी क्रेडिट का हमें पड़ती कम, तो हम फिर उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से देते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।